हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल चंदेल सर केमिस्ट्री क्लासेस। और आज के इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। और आज के इस लेक्चर नंबर 2 में हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था और उसमें हमने देखा था कि जो एडिशन कंपाउंड होते हैं योगात्मक यौगिक, वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका डबल सॉल्ट द्विक्लवर, और दूसरा जो होता है हमारा संकुल होता है, जो कि कैसे होते हैं जटिल, या हम जटिल यौगिक भी कहते हैं। तो इस चैप्टर में हमें जटिल यौगिकों का ही अध्ययन करना है, क्योंकि जो जटिल यौगिक या संकुल यौगिक होते हैं उनमें कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? उपसहसंयोजी बॉन्ड, उपसहसंयोजी बंध पाया जाता है। और चूंकि चैप्टर का नाम ही है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री उपसहसंयोजी रसायन, तो इसमें हम लोगों को उपसहसंयोजी यौगिकों का अध्ययन करना है। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमने पढ़ रखा है कि उपसहसंयोजी यौगिक क्या होगा, जिसमें कौन सा बॉन्ड होगा? आपका उपसहसंयोजी बंध उपस्थित होगा, जिसमें एक दाता होगा और एक क्या होगा? ग्राही होगा। तो एक एग्जांपल लिखते हैं हम लोग उपसहसंयोजी यौगिकों का। जैसे हम बात करते हैं K4FeCN6। जब ये एक प्रकार का संकुल लवण है, इसे जब हम लोग एक्वस मीडियम में, जलीय माध्यम में हम लोग जब इसको डिसॉल्व कर रहे हैं, तो एक्वस मीडियम पर हमें ये क्या दे रहा है? 4K+, और इसके अलावा हमें दे रहा है ये FeCN6 4-। तो ब्रैकेट के बाहर वाला पार्ट आयन में कन्वर्ट हो रहा है, जबकि जो ब्रैकेट वाला पार्ट है वो आयन में विभक्त नहीं हो रहा है। हम यहाँ ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो पार्ट आयन में विभक्त हो रहा होगा, ऑफकोर्स वो किस बंध के द्वारा जुड़ा रहा होगा? आयनिक बंध के द्वारा। जबकि वह पार्ट जो जल में डिसॉल्व किए जाने पर भी आयन में विभक्त नहीं हो रहा है, तो ऑफकोर्स उसमें कौन सा बॉन्ड होगा? उपसहसंयोजी बंध। क्योंकि अगर आयनिक बंध होता तो वो भी आयनों में पूर्णतः क्या हो जाता? विभक्त हो जाता। अब अगर हम बात करते हैं इस ब्रैकेट वाले पार्ट की, तो उस ब्रैकेट वाले पार्ट में आयरन जो है वो कितने हैं? केवल 1 है। जबकि साइनो जो है वो कितने हैं? 6। तो 1 2 3 4 5 और ये 6। CN इसे मैं एक बड़े ब्रैकेट वाले भाग में रख रहा हूं, और ऊपर यहां पर आपका क्या है? 4-, और ये है आपका कौन सा? K+। हम यहां ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ब्रैकेट के बाहर वाला जो भाग है, ब्रैकेट के बाहर वाला जो भाग है वो जल में घोले जाने पर आयन में विभक्त हो रहा है। किस में विभक्त हो रहा है? आयन में विभक्त हो रहा है। इसका मतलब वो किस बंध के द्वारा जुड़ा होगा बच्चों? वह जुड़ा होगा आयनिक बंध के द्वारा। तो ब्रैकेट के बाहर वाला जो भाग है, चूंकि आयनिक बंध के द्वारा जुड़ा हुआ है, इसीलिए उसे हम लोग आयनीकरण क्षेत्र कहेंगे। कौन सा क्षेत्र कहेंगे बच्चों इसको? आयनीकरण क्षेत्र। जबकि जो ब्रैकेट वाला पार्ट है वह आयन में विभक्त हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। इस क्षेत्र को, इस बड़े ब्रैकेट वाले क्षेत्र को हम सबसे पहली बात तो कौन सा क्षेत्र कहेंगे? अनआयनीकरण क्षेत्र। अनआयनीकरण क्षेत्र। और अगर ये आयनीकरण क्षेत्र होता तो किस बंध के द्वारा जुड़ा होता? आयनिक बंध के द्वारा जुड़ा होता। क्या ये आयनिक बंध के द्वारा जुड़ा है? नहीं। किस बंध के द्वारा जुड़ा है? उपसहसंयोजी बंध के द्वारा। इसलिए इसे हम लोग उपसहसंयोजी क्षेत्र कहेंगे। उपसहसंयोजी क्षेत्र कहेंगे। कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो वह भाग जो आयनिक बंध के द्वारा जुड़ा था ना, ब्रैकेट के बाहर वाला भाग हो जाएगा आपका आयनीकरण क्षेत्र, जबकि ब्रैकेट वाला जो पार्ट होगा वो कौन सा क्षेत्र होगा? आपका उपसहसंयोजी क्षेत्र होगा। तो पहली टर्म हो जाएगी हमारी कौन सी? मैं अलग अलग टर्म डिफाइन कर रहा हूं। सबसे पहली टर्म हो जाएगी कौन सी क्षेत्र? आप हमारा आयनीकरण क्षेत्र। तो आयनीकरण क्षेत्र की हम बात करते हैं तो किसी भी जटिल यौगिक का या उपसहसंयोजी यौगिक का वह भाग जो जल में घोले जाने पर आयनों में विभक्त हो जाता है, कौन सा क्षेत्र कहलाता है? आपका आयनीकरण क्षेत्र कहलाता है। यह सामान्यतः हमें बड़े ब्रैकेट के बाहर वाला पार्ट जो होता है वो कौन सा क्षेत्र होता है? आयनीकरण क्षेत्र होता है। अगर हम याला एग्जाम्पल देखते हैं तो इस एग्जाम्पल में आयनीकरण क्षेत्र आपका लेफ्ट हैंड साइड है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग K3FeCN6 भी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ आयनीकरण क्षेत्र कहाँ पर है? लेफ्ट हैंड साइड में है। जबकि अगर दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं CONH3 यहाँ पर हम देखेंगे आयनीकरण क्षेत्र कहाँ पर है? राइट हैंड साइड में। यहाँ पर कहाँ पर है? आपका राइट हैंड साइड में है। जबकि
तीसरा जो उदाहरण हम ले रहे हैं, यहाँ पर ना तो ब्रैकेट के लेफ्ट हैंड साइड में कोई आयन दिख रहा है, ना राइट हैंड साइड में कोई समूह दिख रहा है, अर्थात इस थर्ड एग्जाम्पल में आयनीकरण क्षेत्र है ही नहीं। तो आयनीकरण क्षेत्र हो भी सकता है और नहीं भी। आयनीकरण क्षेत्र ब्रैकेट के सामने में भी हो सकता है और ब्रैकेट के बाद में भी हो सकता है। अगर आयनीकरण क्षेत्र होगा तो वह जल में घोले जाने पर आयन में विभक्त हो जाएगा और सामान्यतः बड़े ब्रैकेट के क्या होगा, बाहर होगा। बात करते हैं दूसरे टर्म की, तो दूसरा टर्म जो है वह है हमारा उपसहसंयोजी क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? उपसहसंयोजी क्षेत्र। इसे हम लोग आयोनाइजेशन जोन या आयोनाइजेशन स्फीयर भी कहते हैं। जबकि इसकी बात करते हैं तो इसे हम लोग कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन जोन भी कहेंगे। अच्छा, इसी से संबंधित या इसी का सिनोनिम्स हम ऐसा मान सकते हैं। एक होता है उपसहसंयोजी इकाई, एक होता है उपसहसंयोजी इकाई। इसे हम लोग कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहते हैं। कोऑर्डिनेशन एंटिटी दोनों सेम ही है, बट डिफरेंस क्या मैं आपको बताता हूं। जैसे कि अगर इस पहले उदाहरण को मैं देखूं, ये जल में घुलकर मुझे क्या देगा, 3K+ और इसके अलावा क्या देगा, FeCN6 मैं यहां पर ये देख रहा हूं क्या ब्रैकेट वाला जो भाग है जिसमें आयरन और साइनो या साइनाइड आयन है, क्या ये आयनों में विभक्त हो रहा है क्या? नहीं। अगर हम यहाँ पर टेस्ट लगाएंगे, यहाँ पर अगर इसका टेस्ट करेंगे, गुणात्मक परीक्षण अगर करेंगे, तो ना तो ये हमें Fe2+ का परीक्षण देगा, या जो भी अगर Fe3+ होगा ना तो उसका परीक्षण देगा, ना ही हमें Cn या Cn- का परीक्षण देने वाला है। अर्थात इन दोनों के मध्य में आयनिक बंध है क्या? नहीं। इनके मध्य में कौन सा बंध है? आपका उपसहसंयोजी बंध। कौन सा बंध है? उपसहसंयोजी बंध है। इसीलिए इसे हम लोग कौन सा क्षेत्र कहेंगे? उपसहसंयोजी क्षेत्र। हम यहां पर उपसहसंयोजी क्षेत्र कहेंगे यदि यहां पर क्या होगा, आवेश होगा। यदि यहां पर क्या होगा, आवेश होगा। तो केंद्रीय धातु परमाणु, आसान सी बात है, अगर उपसहसंयोजी क्षेत्र होगा तो एक क्या होगा, ग्राही होगा, एक क्या होगा, ग्राही, और दूसरा क्या होगा, दाता। सबसे पहले हम उपसहसंयोजी क्षेत्र का डेफिनेशन देख लेते हैं। तो किसी भी उपसहसंयोजी यौगिक में वह भाग जो ब्रैकेट में या बड़े ब्रैकेट में उपस्थित होता है, जिसमें एक ग्राही और दूसरा क्या होता है, दाता होता है, क्या कहलाता है? आपका उपसहसंयोजी क्षेत्र कहलाता है। इसमें जो ग्राही होता है वह होता है हमारा केंद्रीय धातु परमाणु, सेंट्रल मेटल एटम, और जो दाता है होता है वो क्या होता है, आपका लिगेंड, या इसे हम लोग संलग्नी भी कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, संलग्नी भी कहते हैं। चूंकि ग्राही है, चूंकि आपका क्या है, ग्राही है, इसलिए एक प्रकार का लेविस एसिड होगा, और ये दाता है इसलिए कैसा बिहेव करेगा, लेविस बेस या लुईस क्षार के भांति क्या करेगा, व्यवहार करेगा। मैं आपको थोड़ा सा जो माइनर डिफरेंस है उपसहसंयोजी क्षेत्र और उपसहसंयोजी इकाई यानी कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर और कोऑर्डिनेशन एंटिटी के बीच में, इसको मैं आपको बता रहा हूं। तो उपसहसंयोजी इकाई की अगर हम बात करते हैं तो केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड का जो समूह होता है, इनका जो कलेक्शन होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उपसहसंयोजी इकाई बोलते हैं। इसमें क्या होगा, केवल केंद्रीय धातु परमाणु और केवल लिगेंड, इन सबका जो कलेक्शन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उपसहसंयोजी इकाई। किंतु उपसहसंयोजी क्षेत्र उपसहसंयोजी क्षेत्र हम किसे बोलेंगे, जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु, लिगेंड भी होगा और साथ में क्या होगा, आपका आवेश अगर होगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उपसहसंयोजी क्षेत्र। तो अगर आवेश नहीं है तो वह उपसहसंयोजी इकाई होगी, जिसमें केवल केंद्रीय धातु परमाणु और क्या होगा, आपका लिगेंड होगा। किंतु अगर केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड भी है और साथ में अगर वहां पर आवेश भी है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उपसहसंयोजी इकाई कहेंगे। तो जो ब्रैकेट वाला पार्ट है वह आपका कौन सा क्षेत्र कहलाएगा, उपसहसंयोजी क्षेत्र कहलाएगा। और अगर ब्रैकेट वाला पार्ट उपसहसंयोजी क्षेत्र अगर उस पर कोई प्लस है या माइनस है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, जटिल आयन, या इसी को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, संकुल आयन। तो जटिल आयन है, संकुल आयन हम लोग देखते हैं, यह किसी भी उपसहसंयोजी यौगिक का कौन सा भाग होता है, उपसहसंयोजी क्षेत्र वाला भाग होता है, जिसमें आपका क्या रहेगा, आवेश रहेगा। तो अगर आवेश है तो उसे हम लोग जटिल आयन, संकुल आयन, उपसहसंयोजी आयन भी कह सकते हैं। इसका उदाहरण हो सकता है, जटिल आयन आपका धनावेशित भी हो सकता है। कैसे, FeCN6 यहां पर आपका जो जटिल आयन या संकुल आयन कैसे आपका ऋणावेशित है। जबकि अन्य उदाहरण हम लोग ले सकते हैं, CONH3,
ये हो जाएगा आपका 6 और ये हो जाएगा आपका 3+। यहाँ जो जटिल आयन आपका कैसा है, पॉजिटिव है। तो जटिल आयन या संकुल आयन आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। दोनों में डिफरेंस ये है, उपसहयोजी क्षेत्र और उपसहयोजी यौगिक में डिफरेंस ये है कि विथ चार्ज उपसहयोजी क्षेत्र बोलेंगे, विदाउट चार्ज यानी केवल सेंट्रल मेटल एटम केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड के कलेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, उपसहयोजी इकाई कहेंगे। तो 3 टर्म हमारी हो चुकी है। बढ़ते हैं अगले टर्म की तरफ, और अगला टर्म जो है वह है केंद्रीय धातु परमाणु। और अगर ये आयन के रूप में रहेगा तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, सेंट्रल मेटल आयन कहेंगे। और अगर आयन के रूप में नहीं है तो क्या बोलेंगे, केंद्रीय धातु परमाणु। आप मुझे एक बात बताइए कि इसमें जो है केंद्रीय धातु परमाणु कौन है, ये इस बड़े ब्रैकेट में सबसे पहला जो आपका परमाणु होता है वह होता है आपका सेंट्रल मेटल एटम यानी केंद्रीय धातु परमाणु। अगर मुझे इसे डिफाइन करना है तो मैं कैसे डिफाइन करूंगा, किसी उपसहयोजी, देखो ये हो जाएगा आयनीकरण क्षेत्र, दूसरा कौन सा क्षेत्र हो जाएगा आपका, उपसहयोजी क्षेत्र। इस उपसहयोजी क्षेत्र में केंद्रीय धातु परमाणु भी है और क्या है आपका, लिगेंड या संलग्नी भी है। यहाँ जो केंद्रीय धातु परमाणु है किसका भाग है, उपसहयोजी क्षेत्र का भाग है। तो डेफिनेशन क्या होगी केंद्रीय धातु परमाणु की, किसी उपसहयोजी यौगिक उपसहयोजी क्षेत्र का वह भाग जो लिगेंड के द्वारा प्रदान किए गए एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या करता है बच्चों, ग्रहण करता है, वो क्या कहलाता है, केंद्रीय धातु परमाणु। अर्थात यह किसके रूप में काम करता है, ग्राही के रूप में काम करता है। और ऐसी स्पीसीज जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करते हैं उन्हें हम लोग लुईस अम्ल भी कहते हैं। तो ये किसके जैसे व्यवहार करता है, लुईस अम्ल के भांति क्या करता है बच्चों, व्यवहार करता है। तो फिर से मैं इसको डिफाइन कर रहा हूं, किसी उपसहयोजी क्षेत्र का या आयनीकरण क्षेत्र का वह भाग जो लिगेंड के द्वारा प्रदान किए गए एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या करे, ग्रहण करे, क्या कहलाएगा आपका, केंद्रीय धातु परमाणु। या यह किसके भांति व्यवहार करता है, लुईस अम्ल के भांति व्यवहार करता है। चूंकि ये एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है अर्थात इसके पास क्या रहते होंगे, रिक्त कक्षक रहते होंगे। ये जनरली लिगेंड को, इसका काम ही क्या होता है कि लिगेंड या संलग्नी को रिक्त कक्षक अवेलेबल कराए ताकि लिगेंड अपने एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म को दान कर सके। बढ़ते हैं अगले टर्म की तरफ। अगला टर्म की अगर हम बात करते हैं तो अगला टर्म जो है वह है कि आपका लिगेंड। इसे हम लोग संलग्नी भी कहते हैं, संलग्नी भी कहते हैं। तो आप मुझे एक बात बताइए, लिगेंड यहां पर कहां पर है, आयनीकरण क्षेत्र का भाग है या उपसहयोजी क्षेत्र का भाग है, बताइए। तो आसान सी बात है, किसका भाग है, उपसहयोजी क्षेत्र का भाग है। उपसहयोजी क्षेत्र का वह भाग जो केंद्रीय धातु परमाणु को एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है क्या कहलाता है, लिगेंड या संलग्नी कहलाता है। अर्थात ये क्या होता है बच्चों, दाता होता है। क्योंकि ये एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है तो लुईस के अकॉर्डिंग ऐसे स्पीसीज जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्षार या बेस कहलाते हैं। तो ये किसके भांति व्यवहार करता है, लुईस क्षार के भांति क्या करता है बच्चों, व्यवहार करता है। तो यह हो जाएगा हमारा क्या, लिगेंड। हम यहां पर देख रहे हैं Cn, इसको मैंने ब्रैकेट में रखा है यहां पर, छोटे ब्रैकेट में, और यहां पर क्या लिखा है मैंने 6। यह दर्शा रहा है क्या, लिगेंड की संख्या। यह क्या दर्शा रहा है, लिगेंड की संख्या। यदि यह लिगेंड, यहां पर लिगेंड की संख्या जितनी होगी वह किसके बराबर हो सकती है, उप सह संयोजन संख्या के बराबर हो सकती है। लेकिन कब, जब लिगेंड कैसा हो बच्चों, एक दंतुर हो। लिगेंड कैसा हो, जब एक दंतुर हो। तो जितने लिगेंडों की संख्या होगी वह क्या हो जाएगी, उसकी उप सहसंयोजन संख्या होगी। तो ये सबसे पहले देख लेते हैं उपसहसंयोजन संख्या क्या होती है। वैसे इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं उपसहसंयोजन संख्या क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि किस क्षेत्र में है, ये आपका उपसहसंयोजन क्षेत्र में है। और अगर ये लिगेंड यहाँ पर एक दंतुर हो तो यहाँ पर जितने लिगेंड होंगे वो उसकी क्या कहलाएगी, उपसहसंयोजन संख्या। उपसहसंयोजन संख्या की अगर हम बात करते हैं तो क्या होती है उपसहसंयोजन संख्या, लिगेंड के द्वारा केंद्रीय परमाणु को जितने जोड़े इलेक्ट्रॉन या जितने एकांकी इलेक्ट्रॉन प्रदान किए जाते हैं वह उसकी क्या कहलाती है, उपसहसंयोजन संख्या कहलाती है। एक लिगेंड एक लॉन पेयर एक जोड़े इलेक्ट्रॉन दान करता है तो 6 लिगेंड है तो कितने एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान किए जाएंगे, 6 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। और जितने एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म लिगेंड के द्वारा केंद्रीय धातु परमाणु को दान किए जाएंगे वह उसकी उपसहसंयोजन संख्या कहलाती है। चूंकि 6 लिगेंड है तो 6 जोड़े दान किए जाएंगे। यहां उपसहसंयोजन संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों, 6 हो जाएगी। तो अब आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं आगे लिगेंड की तरफ।
अब हम लिगेंड के वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे और लिगेंड का जो वर्गीकरण करेंगे हम लोग अलग अलग आधार पर करेंगे। तो सबसे पहला जो आधार होगा वो किसके आधार पर, आवेश के आधार पर हम लिगेंड का वर्गीकरण देखेंगे। तो आवेश के आधार पर जो लिगेंड होते हैं आपके तीन प्रकार के होते हैं, एक होते हैं आपके धनावेशित लिगेंड, एक होते हैं ऋणावेशित, और जो तीसरे प्रकार के लिगेंड होते हैं वह होते हैं आपके उदासीन लिगेंड। तो आवेश के आधार पर लिगेंड का वर्गीकरण पे हम सबसे पहले देखते हैं कौन सा लिगेंड, ऋणावेशित लिगेंड। जो ऋणावेशित लिगेंड होते हैं नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि ऋणावेशित लिगेंड पर कौन सा आवेश पाया जाएगा बच्चों, ऋणावेश पाया जाएगा। और जितने भी ऋणावेशित लिगेंड है उनके नाम के अंत में जो सफिक्स होगा, अनुलग्न जो होगा, वह या तो ओ आएगा या तो फिर क्या आ सकता है, इडो। जो मॉडर्न जो आईपीसी नोमेनक्लेचर चल रहा है उसमें क्या जोड़ा जाता है, इडो जोड़ा जाता है, या फिर पुरानी अवधारणा के अनुसार क्या जोड़ा जाता है लास्ट में, ओ। तो अगर किसी लिगेंड के नाम के अंत में ओ आ रहा हो तो आप खुद समझ जाएंगे वो लिगेंड कैसा होगा, ऋणावेशित लिगेंड होगा। तो सबसे पहला लिगेंड हम लोग देखते हैं कौन सा, H-, इसका नाम क्या हो जाएगा, हाइड्राइडो। इस पर आवेश होगा -1। इसके नाम के अंत में अनुलग्न क्या आ रहा है आपका, O आ रहा है। X- हेलो होगा। अगर यहाँ पर X के प्लेस पर हम ले सकते हैं F-, तो फ्लोरो या फ्लोरिडो हो जाएगा, क्लोरो या क्लोरिडो हो जाएगा, ब्रोमो या ब्रोमिडो हो जाएगा, आयोडो या आयोडो हो जाएगा। OH- हाइड्रोक्सो -1 आवेश होगा, नाइट्रो -1, नाइट्राइटो -1 आवेश, NH2-, इसे हम लोग एमिडो कहते हैं। इस पर जो आवेश होगा कितना होगा, -1। अगला देखते हैं हम लोग NH-2, इसमें आपका इमिडो है, आवेश कितना होगा, -2 होगा। SO4 2-, क्या हो जाएगा आपका, सल्फेटो, चार्ज हो जाएगा -2। यहाँ देखते हैं ऑक्सो -2, O2 2-, परऑक्सो हो जाएगा। देखते हैं CN-, साइनो या साइनेडो बोल सकते हैं, -1 चार्ज। H2-, सल्फाइडो, -2 चार्ज हो जाएगा। एसीटेटो, एसिटिक एसिड से बना हुआ है तो हो जाएगा आपका एसीटेटो, -1 चार्ज। तो जितने भी ऋणावेशित लिगेंड उनके नाम के अंत में क्या आ रहा है बच्चों, तो उनके नाम के अंत में आ रहा है ओ या इडो। अगला देखते हैं उदासीन लिगेंड। उदासीन लिगेंड के नाम के अंत में या तो इल आ भी सकता है या फिर नहीं भी। कुछ ऐसे भी लिगेंड हैं जिनके नाम के अंत में ऐसा कोई स्पेशल इल नहीं है, जैसे कि बात करते हैं NH3 एमाइन, इनके नाम के अंत में कुछ इल आ रहा है क्या, नहीं, फिर भी कैसे लिगेंड है, उदासीन। किंतु जितने भी ऋणावेशित लिगेंड उनके नाम के सभी के अंत में क्या आएगा बच्चों, ओ आएगा। किंतु उदासीन के लिए ऐसा कंपलसरी नहीं है कि इल हमेशा आए। ये H2O एक्वा, हम जानते हैं पानी को हम लोग एक्वा या ऑक्सीजन भी कहते हैं, तो ये हो जाएगा एक्वा। एक्वागार्ड में हम लोग पानी भरते हैं कि नहीं भरते, किसकी रक्षा करता है वो, एक्वा यानी जल की रक्षा करता है। ये अगला हो जाएगा पेरिडिन। पेरिडिन का फार्मूला कुछ इस प्रकार से बनेगा, यह कैसा है आपका, उदासीन है, इस पर आवेश कैसा होता है, 0 होता है। तो पेरिडिन हो गया। हाँ, बट कुछ लिगेंड है जिनके नाम के अंत में आ रहा है इल, जैसे कि CO कार्बोनिल, NO नाइट्रोसिल, ऐसे लिगेंड है जिनके नाम के अंत में क्या आ रहा है, इल आ रहा है। ये PS3 फास्फिन, ये भी कैसा लिगेंड है, उदासीन। ट्राइफेनिल फास्फिन की अगर हम लोग बात करते हैं तो ट्राइफेनिल फास्फिन का अगर हम लोग फार्मूला देखें तो ये हो जाएगा फास्फिन यानी फास्फोरस, ट्राइफेनिल यानी कि यहाँ पर 3 बेंजीन रिंग हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका PH3। या ऐसे हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं C6H5 क्या हो जाएगा अपना 3, तो C6H5 यानी फेनिल, ट्राइफेनिल क्या हो जाएगा बच्चों, फास्फिन हो जाएगा। तो ये 2 प्रकार के लिगेंड हो चुके हैं हमारे, पहला ऋणावेशित लिगेंड, दूसरा उदासीन लिगेंड। तीसरी बात करते हैं हम लोग किसकी, धनावेशित लिगेंड की। तो धनावेशित लिगेंड ज़्यादा नहीं है, मुझे एक लिगेंड याद आ रहा है, धनावेशित लिगेंड। इस धनावेशित लिगेंड की हम बात कर रहे हैं, तो धनावेशित लिगेंड जो होगा इसके नाम के अंत में EM आएगा। इसके नाम के अंत में क्या आएगा, EM। जैसे कि आपका ये NO+, यहाँ पर जो आवेश है वह क्या है बच्चों, आवेश +1। नाम इसका हो जाएगा नाइट्रोसोनियम। इसका नाम क्या होगा बच्चों, नाइट्रोसोनियम। यह कैसा लिगेंड है, धनावेशित लिगेंड, जिस पर आवेश कितना आ रहा है, +1 आ रहा है। एक उदासीन लिगेंड और याद आ रहा है मुझे, ये NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, इसका नाम है बच्चों हाइड्रोजन। इसका नाम क्या है, हाइड्रोजन। ये भी एक प्रकार का क्या है बच्चों, लिगेंड है। तो इस प्रकार जो हमने पहला जो आधार देखा, किसके आधार पर देखा बच्चों, हमने आवेश के आधार पर लिगेंड के हमने प्रकार देखा। एक है धनावेशित, एक है ऋणावेशित, एक है आपका उदासीन लिगेंड। तो बच्चों वीडियो को आप पॉज करके आप इसे नोट कर लीजिए।
तो बच्चों कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे अगला वर्गीकरण किसके आधार पर, दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डोनर एटम। तो इस आधार पर अगर हम देखते हैं तो सबसे पहला जो होगा वह होगा कौन सा लिगेंड, एक दंतुर लिगेंड। कौन सा लिगेंड, एक दंतुर लिगेंड। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, मोनोडेंटेट। मोनोडेंटेट ऐसा लिगेंड जिसमें कितने दाता परमाणु हो, एक दाता परमाणु। कितने दाता परमाणु बच्चों, एक दाता परमाणु हो। कैसा लिगेंड होगा, वो एक दंतुर लिगेंड होगा। यहाँ पर इनकी जो डेंटिसिटी है वो कितनी होगी, एक होगी। तो इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं हम लोग, जैसे कि साइनो एक दंतुर लिगेंड का उदाहरण है, NO2 यह भी एक दंतुर लिगेंड का उदाहरण है। में दाता परमाणु केवल कितने होते हैं, एक। जैसे कि बात करते हैं हम लोग NH3, बात करते हैं हम लोग H2O, यह सारे के सारे कैसे लिगेंड हैं, हमारे एक दंतुर लिगेंड हैं। और जैसे कि हम बात करते हैं NH3 की, तो NH3 एक दंतुर लिगेंड क्यों देखते हैं, यहाँ पर आपका NH3 है। नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन के पास एक लॉन पेयर होगा और 3 क्या होंगे हमारे पास, बॉन्ड पेयर। एक हाइड्रोजन आएगा, एक के साथ जुड़ जाएगा दूसरा हाइड्रोजन और ये तीसरा हाइड्रोजन। अमोनिया जब बन जाएगा तो इसके पास केवल क्या अवेलेबल है, एक लॉन पेयर। क्या वैसे यहाँ पर देखा जाए तो परमाणु कितने हैं बच्चों, 4, किंतु हाइड्रोजन के पास लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं। जब लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो दान कर पाएगा क्या, नहीं। तो भले ही इस लिगेंड के समूह में 4 परमाणु हो, किंतु जब दान करने की बारी आएगी तो दान कितने करेंगे, केवल एक, क्योंकि एक ही परमाणु ऐसा है जिसके पास लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं, अर्थात यह कैसा लिगेंड होगा, एक दंतुर लिगेंड। वाटर की बात करते हैं तो वाटर में जो हाइड्रोजन है उसके पास तो लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, किंतु जो ऑक्सीजन है उसके पास लॉन पेयर हैं। भले ही यहाँ पर H2 में 3 परमाणु हो, किंतु दाता परमाणु केवल कितना है, एक। और यहाँ पर दाता परमाणु कौन होगा, ऑक्सीजन। यहाँ दाता परमाणु कौन है बच्चों, नाइट्रोजन है। तो एक दंतुर लिगेंड ऐसे परमाणुओं का समूह होगा जिनमें दाता परमाणु कितना होगा, केवल एक होगा। देखते हैं दूसरा होगा द्विदंतुर लिगेंड। दूसरा कैसा होगा बच्चों, द्विदंतुर लिगेंड। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, इनमें दाता परमाणु कितने होंगे, 2 होंगे। बाइडेंटेट लिगेंड, ऐसे लिगेंड जिनमें कितने दाता परमाणु होते हैं, 2 दाता परमाणु होते हैं, वह कैसे लिगेंड होते हैं बच्चों, द्विदंतुर लिगेंड होते हैं। तो पहला द्विदंतुर लिगेंड हम लोग देखते हैं कौन सा, EN। इसे हम लोग क्या कहते हैं, एथिलीन डाइएमीन। क्या कहते हैं इसे बच्चों, एथिलीन डाइएमीन कहते हैं। देखते हैं हम लोग यहाँ पर एथिलीन डाइएमीन CH2 और ये हो जाएगा हमारा क्या, NH2। यहाँ पर बहुत सारे परमाणु हमें दिखाई दे रहे हैं, किंतु यहाँ हम देख रहे हैं क्या कार्बन के पास लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे क्या, नहीं होंगे। हाइड्रोजन के पास होंगे क्या, नहीं होंगे। केवल जो 2 नाइट्रोजन दिखाई दे रहे हैं, ये 2 नाइट्रोजन भी ही जो हैं वो एकांकी इलेक्ट्रॉन क्या कर पाएंगे, दान कर पाएंगे। अर्थात एथिलीन डाइएमीन जो है वह कैसा लिगेंड है, द्विदंतुर। अच्छा, इसके अलावा इसमें कोई आपको आवेश दिख रहा है क्या, नहीं। तो ये कैसा लिगेंड होगा बच्चों, उदासीन लिगेंड होगा। कैसा लिगेंड होगा, ये उदासीन लिगेंड होगा। साथ ही साथ में कैसा लिगेंड होगा, सम्मित लिगेंड। कैसा लिगेंड होगा, सम्मित। कारण क्या है, दोनों जो दाता परमाणु हैं वह कैसे हैं, समान है। यहाँ भी नाइट्रोजन है, यहाँ पर भी क्या आपका नाइट्रोजन है। अगर समान दाता परमाणु होंगे तो वह लिगेंड कैसा होगा आपका, सम्मित लिगेंड। चूंकि इस पर कोई भी आवेश नहीं है, इसलिए यह जो लिगेंड होगा वो कैसा लिगेंड होगा बच्चों, उदासीन लिगेंड होगा। अगला हम लोग देखते हैं प्रोपिलिन डाइएमीन। एथिलीन डाइएमीन को मैंने E से रिप्रेजेंट किया। अगला देखते हैं PN हो जाएगा प्रोपिलिन डाइएमीन। तो प्रोपिलिन डाइएमीन का अगर हम लोग बनाते हैं तो कुछ इस प्रकार से बनेगा, CH3 ये हो जाएगा आपका NH2, CH2 ये हो जाएगा आपका CH2। इसे एथिलीन डाइमीन 2 कार्बन था तो एथिलीन और 2 NH2 था तो आपका डाइएमीन। यहाँ 3 कार्बन है तो प्रोपिलिन हो जाएगा और 2 NH2 है तो क्या हो जाएगा बच्चों, डाइएमीन। यहाँ दाता परमाणु कितने हैं, 2। यह भी कैसा लिगेंड होगा, यह भी सम्मित और सम्मित लिगेंड होगा। और कैसा होगा, उदासीन होगा। सम्मित क्यों होगा बच्चों, क्योंकि 2 यहाँ पर परमाणु कैसे हैं, समान है। तो इसे हम लोग प्रोपिलिन डाइएमीन जो होता है उसे हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, PN से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगला देखते हैं, अगला जो होगा वो होगा BN। इसे हम लोग कहेंगे ब्यूटिलिन डाइएमीन। इसे क्या कहेंगे बच्चों, ब्यूटिलिन डाइएमीन। इसे हम लोग फिर से और ड्रॉ करें तो यह हो जाएगा NH2 CH CH3
CH3 और ये हो जाएगा आपका क्या NH2। तो 2 एमिन है और 4 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा बच्चों ब्यूटिलिन डाइएमिन। यहाँ पर ये तीनों जो मैंने उदाहरण लिया है वह किसके उदाहरण है बच्चों? वह उदाहरण है आपके कैसे द्वितंतुर लिगेंड। तीनों लिगेंड जो है वो आपके सममित भी हैं, साथ ही आवेश के आधार पर कैसे लिगेंड है बच्चों? आवेश के आधार पर उदासीन लिगेंड हैं। बढ़ते हैं आगे की तरफ और अगला उदाहरण हम लोग देखते हैं। अगला उदाहरण जो होगा वह होगा हमारा कौन सा? एथिलीन डाइमीन। अगला देख लेते हैं हम लोग BiPy। इसका होगा बाईपिरिडिन। क्या होगा बच्चों? बाईपिरिडिन। तो बाईपिरिडिन, 2 पिरिडिन को अगर मैं यहां पर जोड़ दूं तो ये पहला, ये एक पिरिडिन हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा कौन सा? दूसरा पिरिडिन। तो ये चूंकि 2 पिरिडिन यहाँ पर अवेलेबल है तो इसलिए हो जाएगा बाईपिरिडिन। एक पिरिडिन के पास 1 नाइट्रोजन, दूसरे के पास 2 नाइट्रोजन, अर्थात यह कैसा होगा? सममित होगा, दोनों दाता परमाणु सेम है। साथ ही यह कैसा लिगेंड है आपका? उदासीन व कैसा है बच्चों? सम्मित। तो सम्मित व कैसा लिगेंड हो गया? ये हमारा उदासीन लिगेंड हो गया। तो एथिलीन डाइएमिन, प्रोपिलीन डाइएमिन, ब्यूटिलीन डाइएमिन और बाईपिरिडिन ये तीनों कैसे लिगेंड है बच्चों? उदासीन है और कैसे है? सम्मित लिगेंड है। बढ़ते हैं आगे की तरफ और अगला लिगेंड हम लोग देखते हैं कौन सा? ग्लाइसिनेटो। अगला लिगेंड कौन सा देखते हैं बच्चों हम लोग? ग्लाइसिनेटो। ग्लाइसिनेटो को मैं रिप्रेजेंट करता हूं GLY। इस पे कितना आवेश होता है? माइनस चार्ज होता है। चूंकि ऋणावेशित लिगेंड है इसीलिए इसके अंत में क्या हो रहा है? O आ रहा है। तो क्या बोलेंगे? ग्लाइसिनेटो। क्या हो जाएगा बच्चों? ग्लाइसिनेटो हो जाएगा। अब चूंकि यहां पर मैंने बताया था आपको कि कौन सा चार्ज है बच्चों? माइनस चार्ज है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये ग्लाइसिनेटो हो जाएगा। यहां पर मैं ये C ले रहा हूं, ये COH, ये आपका क्या है देखो NH2 और यहां पर अगर 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। यहां अगर मैं इसको बेसिक बेसिक मीडियम में अगर यहां पर इसको कांटेक्ट में लाऊं तो ये चूंकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये H+ दे देगा, H+ यहां से निकल जाएगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका? वाटर। क्या बनेगा आपका? CH2। ये हो जाएगा ये CH2, COO माइनस और यहाँ हो जाएगा बच्चों क्या? NH2। यहाँ हम बात कर रहे हैं तो इसे हम लोग, एक मिनट, यहाँ हम बात कर रहे हैं एक नाइट्रोजन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन युग्म दान करेगा और दूसरा यहाँ पर इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन में याला ऑक्सीजन जो है जिस पर ऋणावेश है। हम जानते हैं उदासीन स्पीसीज और ऋणावेशित स्पीसीज में ज़्यादा स्टेबल कौन सा होता है? ऋणावेशित स्पीसीज। इसलिए जो ऋणावेशित स्पीसीज है वो आसानी से एकांकी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बच्चों? दान करेगा। तो उदासीन ऑक्सीजन और ऋणावेशित ऑक्सीजन में दान कौन करेगा? जो ऋणावेशित है, क्योंकि ऋणावेशित होने की वजह से वो अनस्टेबल या अस्थायी फील करेगा और कोई भी अपने आप को स्थायी रखना चाहता है, इसीलिए वह एकांकी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बच्चों? दान करेगा। यहाँ एक दाता परमाणु है वो कौन है आपका? नाइट्रोजन। एक डोनर क्या है आपका यहाँ पर? नाइट्रोजन। और दूसरा डोनर यानी दाता कौन है आपका? ऑक्सीजन। चूंकि दाता परमाणु अलग अलग है अर्थात यह कैसा लिगेंड होगा बच्चों? असम्मित लिगेंड होगा। और आवेश के आधार पर कैसा लिगेंड होगा बच्चों? ऋणावेशित। कैसा लिगेंड होगा? आवेश के आधार पर ऋणावेशित लिगेंड होगा। तो इसे हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? GLY से क्या करते हैं बच्चों? रिप्रेजेंट करते हैं। बढ़ते हैं आगे की तरफ और अगला लिगेंड जो होगा वह कौन सा आपका? DMG। यह भी कैसा लिगेंड है बच्चों? ऋणावेशित लिगेंड है। इसे हम लोग डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो भी कहते हैं। यह कैसे बनेगा तो देखते हैं हम लोग। CH3, यहाँ पर क्या हो जाएगा? CH3, C डबल बॉन्ड आपका NO नेगेटिव, CH3। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है? 2 मिथाइल है। 2 मिथाइल होने से हम लोग क्या बोल रहे हैं? ड्राई मिथाइल बोल रहे हैं। और यहाँ हो जाएगा आपका NOH। अब जब दान करने की बारी आएगी एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म तो यहाँ दान करेगा एक ऑक्सीजन और दूसरा यहाँ दान करेगा कौन बच्चों? इसको मैं एक काम करता हूँ, ऐसा लिख देता हूँ। एक ऑक्सीजन दान करेगा और दूसरा कौन दान करेगा? नाइट्रोजन। तो एक डोनर जो है वह कौन है बच्चों? नाइट्रोजन। जबकि दूसरा जो डोनर है वह कौन सा? आपका ऑक्सीजन। यह भी कैसा लिगेंड होगा आपका? एसिमेट्रिक होगा। कैसा होगा बच्चों? एसिमेट्रिक, असम्मित होगा। साथ ही साथ में आवेश के आधार पर कैसा लिगेंड होगा? असम्मित। और आवेश के आधार पर कैसा होगा बच्चों? ये ऋणावेशित होगा। कैसा होगा बच्चों? ये ऋणावेशित होगा। तो GLY
माइनस और DMG ये कैसे लिगेंड है? आपके आवेश के आधार पर उदासीन लिगेंड है। द्वितंतुर लिगेंड क्यों है? क्योंकि दाता परमाणु 2 है और दोनों जो लिगेंड हैं उनमें दाता परमाणु अलग अलग प्रकार के, इसलिए वह कैसा लिगेंड होगा? वह लिगेंड होगा ऐसा आपका असम्मित। चूंकि ऋणावेश है इसीलिए वह हो जाएगा आपका कौन सा लिगेंड? ऋणावेशित लिगेंड। बढ़ते हैं आगे की तरफ और अगला जो लिगेंड है वह है आपका AC माइनस। इसे हम लोग कहते हैं एसिटल एसिटोनेटो। तो इसे अगर बनाऊं तो हो जाएगा आपका CH3C, यहाँ हो जाएगा आपका O नेगेटिव। इसके अलावा यहाँ पर हो जाएगा CHC। यहाँ पर देखिए एसिटल है तो देखेंगे हम लोग यहाँ पर CH3 आपको यहाँ पर एक ऑक्सीजन नेगेटिव क्या हो रहा है? दिखाई दे रहा है। यहाँ हो जाएगा डबल बॉन्ड हो जाएगा आपका CH3। जब डोनेट करने की बारी आएगी यहाँ पर तो दाता परमाणु यहाँ पर कैसे हैं? आपके पास 2 है, एक O नेगेटिव और दूसरा भी आपका ऑक्सीजन ही है जो यहाँ पर एकांकी इलेक्ट्रॉन अवेलेबल करा सकता है। यहाँ पर इस लिगेंड का नाम होगा एसिटल एसिटोनेटो। यहाँ पर चूंकि ऋणावेश है इसलिए यहाँ पर अंत में क्या आ रहा है आपका माइनस। एक ऑक्सीजन आपका होगा ऋणावेशित जबकि दूसरा ऑक्सीजन कैसा होगा? उदासीन होगा। दोनों ऑक्सीजन एकांकी इलेक्ट्रॉन उदान कर रहे हैं इसलिए यह कैसा उदाहरण होगा? आपका द्विदंतुर लिगेंड का उदाहरण होगा। तो यहां पर हमने पहला देखा एक दंतुर लिगेंड का उदाहरण जिसमें दाता परमाणु की संख्या 1 होती थी। दूसरा जो लिगेंड है आपका द्विदंतुर लिगेंड जिसमें दाता परमाणु की संख्या कितनी होती है? 2। भले ही यहां पर बहुत सारे परमाणु उपस्थित हो किंतु दान कितने करेंगे? केवल 2 दान करेंगे। तो वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लें। बढ़ते हैं बहुदंतुर लिगेंड की तरफ। एक दंतुर द्विदंतुर लिगेंड के बाद बात करते हैं हम लोग बहुदंतुर लिगेंड की। तो जो बहुदंतुर लिगेंड होते हैं इनमें दाता परमाणु की संख्या, यदि दाता परमाणु की संख्या मोर देन 2 हो, क्या हो बच्चों? मोर देन 2 हो। यदि दाता परमाणु की संख्या 2 से अधिक हो तो ऐसे लिगेंड को हम लोग कौन सा लिगेंड कहते हैं बच्चों? द्विदंतुर लिगेंड। तो अब हम लोग बहुदंतुर लिगेंड का उदाहरण देखेंगे। तो अगला हम लोग देखेंगे कौन सा लिगेंड? अपना त्रिदंतुर लिगेंड। त्रिदंतुर लिगेंड एक प्रकार का क्या है बच्चों? बहुदंतुर लिगेंड है। उसका कारण क्या है? बहुदंतुर लिगेंड। उसका कारण ये है त्रिदंतुर लिगेंड एक बहुदंतुर लिगेंड इसीलिए है क्योंकि इसमें दाता परमाणु संख्या 2 से अधिक है। कितनी है बच्चों? यहाँ पर 3, इसलिए यह बहुदंतुर लिगेंड का उदाहरण होगा। तो त्रिदंतुर लिगेंड इसमें दाता परमाणु कितने होंगे? नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। दाता परमाणु होंगे इसके पास कितने बच्चों? 3 दाता परमाणु होंगे, इसलिए क्या होगा आपका त्रिदंतुर लिगेंड। इसका उदाहरण जो है वह आपका डाई-इन, इसे हम लोग बोलेंगे डाईएथिलीन। इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग डाई-इन से, होगा डाईएथिलीन। डाईएथिलीन ट्राइएमिन क्या हो जाएगा बच्चों? डाईएथिलीन ट्राइएमिन। इसका जो फॉर्मूला होगा क्या हो जाएगा आपका? CHNH2 CH, ये हो जाएगा आपका NH2। यहाँ पर भी हो जाएगा क्या बच्चों? आपका NH2। यहाँ पर चूंकि 2 कार्बन है इसलिए डाईएथिलीन हो जाएगा। यहाँ पर 1 2 3 CH2, यहाँ पर भी हो जाएगा CH2। 3 यहाँ पर नाइट्रोजन है। कितने जोड़े इलेक्ट्रॉन दान करेगा बच्चों? ये 3 जोड़े एकांकी इलेक्ट्रॉन दान करेगा, इसलिए यह क्या हो जाएगा? आपका त्रिदंतुर लिगेंड का उदाहरण हो जाएगा। इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डाई-इन से। बढ़ते हैं अगले लिगेंड की तरफ और अगला लिगेंड जो होगा वह होगा आपका कौन सा? त्रिदंतुर हो गया। तो अगला हो जाएगा अपना कौन सा? टेट्राडेंटेड। टेट्राडेंटेड जो लिगेंड होगा इसे हम लोग इंग्लिश में हिंदी में क्या बोल सकते हैं? चतुर्दंतुर। क्या बोल सकते हैं? चतुर्दंतुर लिगेंड बोल सकते हैं। क्या हो जाएगा हिंदी में? हिंदी में चतुर्दंतुर, इंग्लिश में क्या हो जाएगा? टेट्राडेंटेड। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है क्या? दाता परमाणु संख्या कितनी है बच्चों? 4। यहाँ 4 क्या होंगे? दाता परमाणु होंगे। यह हो जाएगा आपका चतुर्दंतुर लिगेंड। इसे हम लोग लिखेंगे ट्राई-इन हो जाएगा आपका। यहाँ पर इसको अगर मैं लिखूँ तो क्या हो जाएगा? हम देखेंगे यहाँ हो जाएगा CH2 NH2 NH2 1 2 3, यहाँ हो जाएगा क्या? NH2। 2 2 2। 3 कार्बन है तो प्रोपिलिन और 4 एमाइन हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? ट्राई या प्रोपिलिन टेट्राएमिन। क्या हो जाएगा आपका? प्रोपिलिन टेट्राएमिन। इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे बच्चों? ट्राई-इन से रिप्रेजेंट करते हैं। बढ़ते हैं आगे की तरफ और अगला हम लोग देखते हैं पेंटाडेंटेड लिगेंड। पंच
दंतुर लिगेंड। तो पेंटाडेंटेट लिगेंड की अगर हम लोग बात करते हैं तो इनमें दाता परमाणु कितने होंगे? 5 क्या होंगे बच्चों? दाता परमाणु यहाँ पर अवेलेबल होंगे। तो इसका उदाहरण हम देखेंगे, एथिलीन डाइएमिन। क्या हो जाएगा? एथिलीन डाइएमिन। एथिलीन यानी कितने कार्बन हो जाएगा बच्चों? 2 कार्बन। डाइएमिन यानी कि 2 नाइट्रोजन, तो मैं ले लेता हूँ। ट्राई एसीटेटो, तो एसीटेट कितने होंगे? CH3COO, ये हो जाएगा आपका माइनस। यहाँ रहेगा एक H, क्योंकि ट्राई एसीटेटो यानी कि एसीटेट कितने होने वाले हैं? CH3COO, ये हो जाएगा नेगेटिव। CH3, ये हो जाएगा आपका CO, ये हो जाएगा आपका क्या? नेगेटिव। यहाँ इसे हम लोग एथिलीन डाइएमिन ट्राई एसीटेटो क्यों बोल रहे हैं? यहाँ पर मैं वैलेंसी फुल कर देता हूँ। CH2 यहाँ पर तो खैर ठीक है, 1 2 और ये 3, तो 2 कार्बन इसलिए एथिलीन, 2 नाइट्रोजन इसलिए क्या हो जाएगा आपका? डाइएमिन। और एक एसीटेटो, दूसरा एसीटेटो, 3 एसीटेटो यहाँ पर, इसलिए क्या हो जाएगा? इसका पूरा नाम एथिलीन डाइएमिन टेट्रा एसीटेटो। इस पर आवेश कितना होगा बच्चों? इस पर आवेश होगा कितना? 3। कितना आवेश होगा यहाँ पर? -3 होगा। यहाँ दाता परमाणु की संख्या देख लेते हैं, तो यहाँ एक नाइट्रोजन दान करेगा, दूसरा नाइट्रोजन ये दान करेगा। उदासीन वाले ऑक्सीजन, ऋणावेशित वाले ऑक्सीजन में ज़्यादा अस्थायी कौन सा है? ये वाला है, इसलिए ये दान करेगा। यहाँ ये दान करेगा और यहाँ पर ये दान करेगा। यहाँ 3 जो डोनर है वो क्या है आपके? 3 डोनर जो है वो ऑक्सीजन है, और 2 डोनर यहाँ पर क्या है बच्चों? 2 डोनर है यहाँ पर क्या? नाइट्रोजन है। तो 3 और 2 5 दाता परमाणु है, इसलिए हो जाएगा आपका कैसा? पेंटाडेंटेट लिगेंड। बढ़ते हैं अंतिम बहुदंतुर लिगेंड की ओर, और अंतिम बहुदंतुर लिगेंड जो है वह क्या है आपका? षट दंतुर लिगेंड है। यह लिगेंड बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे हम लोग लिखेंगे किसे? EDTA। इस पर जो आवेश होता है कैसा होता है बच्चों? 4-, तो आसान सी बात है, नाम के अंत में O आएगा। षटदंतुर लिगेंड कितने दाता परमाणु होंगे बच्चों? 6 दाता परमाणु होंगे, और इसका उदाहरण हो जाएगा EDTA 4-। एथिलीन यानी कि क्या हो जाएगा? 2 कार्बन। डाइएमिन यानी 2 नाइट्रोजन। टेट्रा एसीटेटो यानी यहाँ पर CH3COO-, CH3COO-, यहाँ और 2 CH3COO-, CH3COO-। 2 नाइट्रोजन है तो क्या? 2 कार्बन है तो एथिलीन, 2 नाइट्रोजन है तो डाइएमिन, 4 आपके एसीटेट ग्रुप है तो क्या हो जाएगा? टेट्रा एसीटेटो। दाता परमाणु यहाँ पर 1 नाइट्रोजन, दूसरा नाइट्रोजन, 2 क्या हो जाएंगे? 2 डोनर यहाँ पर हो जाएंगे क्या? नाइट्रोजन हो जाएगा। यहाँ पर 4 एसीटेटो में एक उदासीन ऑक्सीजन भी और एक कैसा है आपका? ऋणावेशित ऑक्सीजन। तो दान कौन करेगा? ऋणावेशित ऑक्सीजन। 4 ऋणावेशित ऑक्सीजन है तो यहाँ पर 4 डोनर क्या हो जाएंगे बच्चों? ऑक्सीजन। क्योंकि अलग अलग प्रकार के परमाणु इलेक्ट्रॉन दान कर रहे हैं, इसलिए कैसा होगा? असम्मित लिगेंड। कैसा होगा बच्चों? यह असम्मित लिगेंड होगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं आवेश के आधार पर, कैसा होगा? यह ऋणावेशित लिगेंड होगा। कैसा होगा बच्चों? ऋणावेशित लिगेंड, इसलिए इसका नाम क्या है? एथिलीन डाइएमिन टेट्रा एसीटेटो आयन यहाँ पर होता है। तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा? आज के लेक्चर में हमने यह देखा कि टर्म्स कौन कौन सी होती है। उपसहसयोजी यौगिकों की केंद्रीय धातु परमाणु होती है, उपसहसयोजी क्षेत्र होता है, आयनीकरण क्षेत्र होता है, लिगेंड होता है। फिर हमने लिगेंड का प्रकार देखा, हमने उपसहसयोजन संख्या देखा। लिगेंड के प्रकार में हमने सबसे पहले देखा किसके आधार पर? आवेश के आधार पर, धनावेशित, ऋणावेशित और उदासीन लिगेंड। जो धनावेशित लिगेंड होते हैं उनके नाम के अंत में EM आता है, जो ऋणावेशित लिगेंड होते हैं उनके नाम के अंत में O या एडो आता है, जबकि उदासीन लिगेंड के नाम के अंत में इल आ भी सकता है और नहीं भी। फिर हमने देखा दाता परमाणु की संख्या के आधार पर, दाता परमाणु संख्या के आधार पर हमने एक दंतुर देखा, द्विदंतुर और बहुदंतुर लिगेंड देखा। यह लिगेंड संबित भी हो सकते हैं और असंबित भी हो सकते हैं, धनावेशित भी हो सकते हैं और कैसे होते हैं बच्चों? ऋणावेशित भी हो सकते हैं। तो आई होप कि आपको आज के लेक्चर में सारा कुछ समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो में सब कुछ समझ में आया होगा तो आप वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय ऑल ऑफ यू।